हेलो दोस्तों, मैं अमर हमारे YouTube चैनल ज्ञान मंत्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के एक और प्रीवियस ईयर पेपर सितंबर 2016 के पेपर फर्स्ट की शुरुआत करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे ज्ञान मंत्र चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्ञान मंत्र की प्लेलिस्ट में जाकर आपको सीटेट से रिलेटेड संपूर्ण वीडियो मिल जाएंगी। ज्ञान मंत्र टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीटेट जुलाई 2020 के लिए कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करा रही है, तो सभी लोग ज्ञान मंत्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे हमारे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन, सारे के सारे वीडियो के लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर और डेली कुछ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर चल रही है, तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के पेपर की। देखिए, आपका सीटेट को क्लियर करने का एक सबसे उद्देश्य और एक सबसे महत्वपूर्ण आपका अगर कोई मार्ग है तो वही है कि आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लीजिए। आप किसी भी उस बच्चे से पूछेंगे जिन्होंने अपना सीटेट क्लियर कर रखा है, तो आपको वो एक ही राय देगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए। तो यही रास्ता भी सबसे जरूरी है और सबसे महत्वपूर्ण रास्ता भी यही है कि आप सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें सोल्व कर लीजिए। और उसके साथ साथ ये कीजिए कि मान लीजिए आपको 30 क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं, आप प्रीवियस का पेपर सोल्व कर रहे हैं और आपके मान लीजिए कि आपके 7 से 8 क्वेश्चन आपके गलत हो जा रहे हैं, तो क्या करिए, आप 7 और 8 क्वेश्चन को एक पेपर पे लिखते रहिए। तो क्या है, आप जिससे क्या है, आप सारे पेपर सोल्व कर लेंगे तो आपके पास कम से कम 200 से 300 ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे जो आपको नहीं आते हैं। तो उन्हें एक बार फिर आप कम से कम 2 बार रिवाइज कर लिए और आप इस माध्यम से आप पूरे के पूरे 30 के 30 नंबर आप ला सकते हैं सीडीपी में। और मैं सारे के सारे आपको प्रीवियस के पेपर सोल्व करा रहा हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको दिसंबर 2019 का पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, सीटेट जुलाई 2019 का पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड, उसी के साथ साथ आपको हमारे लाइव जो क्लास कराई है वो भी, उसमें भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और आज ये मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करा रहा हूं, तो सभी लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें और इसी मेथड का उपयोग करें अगर आप 30 में से 30 क्वेश्चन आप नंबर लाना चाहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? इसमें पहला ऑप्शन है, यदि कक्षा की गतिविधि अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं है तो वह क्रम कम प्रेरित अनुभव करेगा और उब जाता है। दूसरा, वह बहुत ही तुकमिनाज होता है। चौथा, वह रस्सी व्यवहार करता है जैसे कि थपथपाना और डोलना आदि। और चौथा, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। विशेष प्रतिभावान यानी जो मोस्ट टैलेंटेड बच्चा है, जिसमें टैलेंट है, वो ऐसा क्या करेगा? तो देखिए, आक्रामक तो होगा नहीं, जब जो टैलेंटेड है तो वो समझदार भी होगा, तो ये हमेशा नेगेटिव में आएगा। और काक में भाई डोलना वगैरह ये भी नहीं होता, ये तो जो काक में कम प्रतिभावान बच्चे होते हैं उनकी विशेषता होती है। वह तुकमिनाज भी नहीं होगा जो बच्चा होगा। तो इसमें जो पहला बच्चे आपका स्टेटमेंट कहता है, यदि कक्षा की गतिविधि अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह बच्चा कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। क्योंकि जो बच्चा है वो अधिक प्रतिभावान है, उसे और अधिक अधिक नए नए खोज की आवश्यकता होती है। वो हर चीज को दोबारा जो आपकी क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसके साथ भी वो और एक्स्ट्रा सीखना चाहता है। तो आप उस जो प्रतिभावान बच्चा है उसके लिए चुनौतीपूर्ण अवश्य ही आप माहौल बना के रखें, जिससे क्या बच्चा नई नई खोज कर सके। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। पहला, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। देखो, ड्रिल और अभ्यास हमेशा निगेटिव में आता है, तो इस बात का ध्यान रखना, तो ये आपका हमेशा गलत होगा। अपने विद्यार्थियों के प्रति प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। तीसरा है, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। और चौथा ऑप्शन है, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धि के बारे में पुरस्कार देकर। पुरस्कार देना हमेशा निगेटिव में आता है, तो ये भी गलत होगा। और प्रतियोगिता को आप प्रोत्साहन देंगे तो भी क्या है, बच्चे का ये विभाजन होगा, तो ये भी आपका गलत होगा। अगर आप विषय वस्तु आप जो पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चे के जीवन से रियल टाइप से आप उसे अटैच करेंगे, उसके संबंधित करेंगे, तो बच्चा जो अधिक प्रभावी आपका अधिक प्रभावी रूप से सीखेगा। और प्राथमिक कक्षा में यही किया जाता है कि बच्चे को जो अधिगम कराया जाता है, जो उसे सिखाया जाता है, वो जीवन से संबंधित वस्तुओं को करके सिखाया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं। दूसरा, बच्चे समस्या समाधान करता है। चौथा,
बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, और चौथा बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषण। देखिए सक्रिय अन्वेषण होते हैं, ये बिल्कुल सही है। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता भी होते हैं और बच्चे समस्या समाधान करता भी होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। परंतु बच्चे बच्चे क्या है, सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं कि जब बच्चा, आप शिक्षक जो पढ़ाता है, अगर बच्चा सक्रिय रूप से सीखता है तभी वो अच्छी तरह से सीख सकता है। अगर वो निष्क्रिय हो जाए तो वो कुछ नहीं सीख पाएगा। तो पहला ऑप्शन गलत है। तो इसमें देखो पहला, इसमें भी ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी हो गया। तो पहला जो आपका जो ए, तो इसमें इन तीनों में है तो ये सब गलत हो गए इसमें, और पहले में ए नहीं है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? पहला, यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। दूसरा, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। चौथा, तीसरा है, जब तक विद्यार्थियों में वांछित सत्य परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। और चौथा है, पुराने प्रत्ययों के किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना चाहिए। तो इसमें देख लीजिए कि आपका जो है नए, अगर बच्चा जब पुराने प्रत्ययों को नहीं समझ रहा है तो नए प्रत्ययों को कैसे समझ पाएगा? प्रत्यय जो नए हैं, नए नए कॉन्सेप्ट है, उन्हें तो समझ ही नहीं पाएगा। और काग में आपका परिवर्तन ना हो जाए, उन्हें दंड का उपयोग करना तो हमेशा निगेटिव आता है, तो ये आपका गलत हो गया। और सबसे उसमें दूसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना ताकि उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये सबसे जरूरी है कि बच्चों को अलग अलग उदाहरण दो, जिससे क्या बच्चे अलग अलग अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करेंगे और अधिक सीखेंगे। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। और उनके गलत विचारों को सही विचारों में बदलना भी आपका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं जहां, पहला ऑप्शन है एक, जहां शिक्षक अधिकारवादी है और इस पर संदेश देता है कि उसे क्या किया जाना चाहिए। दूसरा, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्र होता है और बल दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन है, जहां शिक्षक सारे अधिगम में आगे होता है और विद्यार्थी उसे निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। और चौथा, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकता की पूर्ति होती है और वह अनुभव महत्व करते हैं कि वह महत्वपूर्ण है। तो आपका देख लीजिए, सबसे पहले आपका निष्क्रिय रहना, हमेशा मैंने बता दिया बच्चा सक्रिय रूप से सीखेगा तभी बेहतर सीखेगा, ये गलत होगा। और यहाँ जब पढ़ने लिखने और गणित की, भैया देखो आपको संज्ञानात्मक के साथ साथ आपके उसके सारे के सारे पक्षों को लेके चलना पड़ेगा, तो ये भी आपका गलत होगा। और इस आपका एकाधिकारवादी नहीं, आपका जो शिक्षक है आपका सहयोग करता होता है। आज की डेट में एनसीएफ 2005 में यही कहा गया है कि जो शिक्षक है वो आपका सहयोग करता है और बच्चा ही सर्वोसर्वा है। तो इसमें पहला ऑप्शन भी गलत है। परंतु जो चौथा ऑप्शन कहता है, जहां संवेगात्मक आवश्यकता की पूर्ति होती है वह अनुभव करते हैं और महत्वपूर्ण है, बच्चा जब अपने आप को समझेगा कि वो महत्वपूर्ण है तो वो अधिक लर्निंग करेगा। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? पहला है, बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। दूसरा, बच्चे में पक्षी का प्रति विकसित हो चुका है। और तीसरा ऑप्शन है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों को सीख लिया है। तो देख लीजिए सारे के सारे सही है कि बच्चा पहले से जानता है कौवा क्या है, वो पक्षी है, तो ये सही है। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय हो चुका है, हाँ वो बिल्कुल हो चुका है। और अनुभव के बारे में भाषा के उपकरणों का विकास भी हो चुका है, तो सारे के सारे सही है। तो सेकंड ऑप्शन में ए बी सी तीनों दिए गए हैं, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? कि जो आपकी शिक्षिका है वो बच्चों से ऐसा क्या कहे कि बच्चे सेल्फ मोटिवेशन हो सके, भीतरी प्रेरणा खुद की आ सके। पहला ऑप्शन है, तुम उनके जैसा क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। दूसरा, काम जल्दी पूरा करोगे तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। तीसरा ऑप्शन है, इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। वह सीखना विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर देना प्रेरित करने के कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर सकता है। और चौथा ऑप्शन है, चलो इसे उसके कहने से पहले समाप्त कर दो। देखो टॉफी मिलना आपका बाहरी प्रेरणा होता है, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। और तुम उसके जैसा नहीं हो सकते, तो ये भी आपका गलत होगा। चलो इसे ठीक करने से पहले समाप्त कर दो, ये भी नहीं होगा। परंतु जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे, ये जो है आपकी आंतरिक प्रेरणा है।
और जबकि कोई दूसरा कार्य किसी को समाप्त पहले कर रहा है तो वो भारी प्रेरणा का कार्य करेगा। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? आंतरिक रूप से बात की गई है इस क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन है प्रतियोगात्मक परीक्षण से, दूसरा व्यक्ति लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने के लिए उन्हें मदद देकर, तीसरा ऑप्शन साफ दिखाई पड़ने वाले को इनाम देकर जैसे कि टॉफी, और चौथा उसमें चिंता और डर का प्रेरणा। देखो चिंता और डर हमेशा निगेटिव में आता, तो आपके ये कभी गलत आपके आंसर नहीं होंगे। आपका टॉफी देना हमेशा बाहरी प्रेरणा का है, तो ये भी गलत होगा। और प्रतियोगात्मक परीक्षण से भी उसका कुछ नहीं होगा, मोटिवेशन नहीं होगा। परंतु जो आपका दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और निपुणता पाने में मदद देकर, जिससे कि अब अगर बच्चे का अपना लक्ष्य निर्धारित करेगा और वो उससे अगर उन्हें लक्ष्य निर्धारित करेगा तो उसको आंतरिक प्रेरणा का कार्य करेगा लक्ष्य। तो दूसरा ऑप्शन इसीलिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। एक प्राथमिक कक्षा की बात कही है, और जो प्रभावशाली आपका शिक्षक होगा वो विद्यार्थियों के लिए उत्प्रेरित कैसे कर सकता है? पहले रटकर याद करने के लिए कहे जिससे कि प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने, दूसरा दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें, तीसरा ऐसा काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में अच्छे नंबर आ सकें, और चौथा ऑप्शन है सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तो मैं बता देता हूँ, आपका रटकर याद करना मैं हमेशा बता चुका हूँ आपका निगेटिव में आता, तो ऐसे आपके जो ऑप्शन है कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकते, तो ये गलत है। दंडात्मक उपयोग का हमेशा निगेटिव होता है, तो ये भी गलत है। और खाली अंक प्राप्त करना भी हमेशा निगेटिव होता है, ये शिक्षा का उद्देश्य कभी नहीं होता, तो ये भी गलत है। परंतु जब आप सीखने के लिए वे जिससे जिज्ञासु होने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें, तो ये वाला बिल्कुल आपका सही आंसर है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? पहला है शारीरिक दंड, दूसरा व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, तीसरा प्रतियोगात्मक कक्षा, तीसरा है आपका चौथा ऑप्शन है ये, तीसरा आपका मिस प्रिंटिंग टाइपिंग हो गई है, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो मैं पहले ही आपको बताता हूँ प्रभावशाली मतलब पॉजिटिव की बात की गई है, तो शारीरिक दंड हमेशा निगेटिव में आता है, प्रतियोगात्मक कक्षा हमेशा निगेटिव में आता है, और निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन भी निगेटिव में आता है। अगर आपने मेरी सारी वीडियो देखी है तो आप तो ये चुटकी में लगा सकते हैं, आप देखते ही बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। कि जो व्यक्ति सापेक्ष अधिगम होता है वो बिल्कुल प्रभावशाली कक्षा का विद्यालय की प्रथा है, क्योंकि जो हर एक व्यक्ति का जो अधिगम जो लर्निंग की जो एबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। अगर आप व्यक्ति के सापेक्ष ही अधिगम करेंगे, मतलब हर बच्चे को अलग बेस पे आप पढ़ाएंगे, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार पढ़ाएंगे, तो क्या है विद्यालय की जो प्रथा होगी, मतलब जो काफी अच्छा प्रभावशाली विद्यालय बनेगा, उसमें बच्चे बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विकास का सिर पदात्मक दिशा सिद्धांत क्या व्याख्या करता है कि विकास किस प्रकार बढ़ता है? बिंदु से एकीकृत कार्यों के ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से क्षेत्रों की ओर, सामान्य से आपके विशिष्ट की ओर। आपका सिर पदामुख आपका सिर से पैर की ओर होता है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा होता है? पहला मध्य बचपन का समय, दूसरा वयस्कावस्था, तीसरा प्रारंभिक बचपन का समय, और चौथा ऑप्शन है जन्म पूर्व का समय। जन्म पूर्व का समय तो बच्चा भाषा सीखता ही नहीं है, तो आपका ये गलत हो गया। आपका बच्चा आपने देखा होगा सबसे ज्यादा कब सीखता है? जब बच्चा क्या है 8-9 महीने का बच्चा होता है, तो वो बोलना स्टार्ट करता है। सुनना तो उसकी जो जन्मजान क्षमता होती है, परंतु 8 से 9 साल का जब 8 से 9 मंथ का बच्चा होता है वो बोलना स्टार्ट कर देता है। और आपने देखा होगा जब वो बच्चा प्रारंभिक बचपन में आता है, यानी 2 साल के जब वो बाद का जब आता है, तो सबसे ज्यादा उसकी जो भाषा का विकास होता है। और जब वो प्राथमिक विद्यालय में जाता है उससे पहले उसकी भाषा का विकास लगभग 70 से 80% हो चुका होता है। तो आपका जो प्रारंभिक बचपन का समय होता है वो भाषा विकास के लिए सबसे अच्छा समय होता है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, सप्ताह अंत के में प्रशिक्षण देते हैं, और बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। आपकी एक बच्ची है, उसके जो माता पिता हैं वो दोनों खिलाड़ी हैं, और उसे एक प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं दूसरी संस्था में, और सप्ताह के अंत में खुद भी प्रशिक्षण देते हैं, तो ऐसा क्या होगा?
देखो वृद्धि विकास, दूसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य और परीक्षण, तीसरा अनुशासन और पौष्टिकता और चौथा है आपका आनुवंशिकता और पर्यावरण। देखो माता पिता दोनों आपके उसके खिलाड़ी हैं, तो ये आनुवंशिकता का उदाहरण भी है सबसे पहली बात। उसके साथ साथ वो निरंतर आपको प्रशिक्षण देने भेजते हैं और खुद भी सिखाते हैं। तो क्या है, जो बच्ची है वो सीखेगी, क्योंकि उसके चारों ओर जो एनवायरनमेंट है वो आपका खिलाड़ी वाला एनवायरनमेंट है, तो बच्चा बहुत बेहतर सीखेगा। और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसी को कोडिंग, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। और जब बच्चे को आप जैसा परिवेश देंगे, सबसे बेहतर बच्चा उसी परिवेश में सीखेगा। तो उसके माता पिता भी खिलाड़ी हैं और प्रशिक्षण करना ही भेजते हैं और सप्ताह के अंत में भी देखते हैं। तो पर्यावरण तो सबसे आगे चला जाता है। अब जो उसका पर्यावरण है वो पूरा का पूरा खिलाड़ी वाला परिवर्तन पर्यावरण है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गुण वाहक हो सकते हैं? पहला विद्यालय और पास पड़ोस, दूसरा विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, तीसरा है परिवार और रिश्तेदार और चौथा है परिवार एवं पास पड़ोस। देख लीजिए, बच्चा सबसे पहले कहाँ से समाजीकरण सीखता है? अपने परिवार से सीखता है। परिवार ही उसका पहला समाजीकरण का प्रथम सीढ़ी होती है। तो परिवार तो सबसे पहला होगा, या तो मुख्य होते हैं। और इसमें गुण की बात की गई है, देखो परिवार, इसमें ही परिवार है, इसमें ही परिवार है, इसमें ही परिवार है। परंतु विद्यालय और पास पड़ोस उसके दूसरे द्वितीय समाजीकरण की एजेंसियां होती हैं। तो पहला गुण की बात की है, गुण होते हैं, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण। लेव वाइगोत्स्की को मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। लेव वाइगोत्स्की हमेशा बताते हैं कि जो बच्चा सीखता है उसका जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो सामाजिक अन्योन्याय क्रिया के अंतर्गत होता है। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। मानसिक स्कीमा का आपका जो एग्जाम्पल दिया था वो जीन पियाजे ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक विकास के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? पहला, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। आप में मैं लॉरेंस कोलबर्ग की जो आपकी वीडियो है वो प्रोवाइड करा चुका हूं, और उसके जो प्रमुख तीन सोपान हैं उनका प्रत्येक के दो चरण हैं, वो 6 के 6 में बिल्कुल क्लियर कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। हर ईयर के क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जो आपको मैं इस प्रकार जो आप ईमानदार बनेंगे और आपके माता पिता का गर्व होगा, तो सिंपल सी ये जो आपकी अवस्था होती है, ये अच्छा लड़का और लड़की आपका अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूलन के अंतर्गत आती है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ये एग्जाम आपका जो क्वेश्चन है वो उस वीडियो में भी रख रखा है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यकता है? देखिए, जीन पियाजे की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, पेपर फर्स्ट की बात की गई है तो 3 क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। वयस्कों के व्यवहार में अनुकूलन, दूसरा है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, तीसरा है शिक्षण और माता पिता द्वारा पुनर्व्यक्लन, और चौथा है विद्यार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन है। जीन पियाजे का मानना है कि जो बच्चे होते हैं वो पर्यावरण से सक्रिय खोजबीन के द्वारा सीखते हैं। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जीन पियाजे का है। जीन पियाजे के अनुसार प्रारंभ स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुकूल बनने हुए नवीन जानकारी में संशोधन एवं नवीन जानकारियों के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं में क्या जा रहा है? पहला समावेशन और अनुकूलन, दूसरा आपका समय समीकरण और संशोधन के रूप में, तीसरा समावेशन और समायोजन, और चौथा है आपका समायोजन और अनुकूलन। आपको ये जितने के जितने पॉइंट दिए गए हैं मैं जीन पियाजे की वीडियो में प्रोवाइड करा चुका हूँ। हर एक पॉइंट को मैंने पॉइंट टू पॉइंट वाइज क्लियर किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, और उसमें बताया गया इस प्रकार का जो होता है वो समावेशन और समायोजन के द्वारा होता है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो पहला नियामक हो, दूसरा समावेशन को हतोत्साहित करे, तीसरा है आवृत्ति को बढ़ाता है, और चौथा खोज को प्रोत्साहन दे। तो देख लीजिए, आपका सबसे पहले हतोत्साहित करना हमेशा निगेटिव में आता है, तो आपका ये गलत हो। आवृत्ति को बढ़ाना भी हमेशा आपका गलत होगा, और नियामक हो ये भी आपका गलत होगा। परंतु अगर प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य यही है कि बच्चा खोजे, एक नए नए खोज के द्वारा सीखे, तो ये चौथा ऑप्शन यही कहता है खोज को प्रोत्साहन देगा। अगर शिक्षक ऐसे को तो उसका सबसे अधिक सुगम बनेगा। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हार्वर्ड गार्डनर का बहुविधि सिद्धांत सुझाता है कि, हार्वर्ड गार्डनर की मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुका हूं।
अगर आप आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिए, हार्वर्ड गार्डनर की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। और अगर आप वो वीडियो देख लिए है अगर ना, तो आप इन आपके इस क्वेश्चन का आप आसानी से उपलब्ध आंसर दे सकते हैं। बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, आपका हमेशा गलत होगा, क्योंकि बुद्धि को आप निर्धारित नहीं कर सकते, आप माप नहीं सकते। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों के एक रूपक रेखा की तरह ग्रहण करे। तो तीसरा ऑप्शन है, क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती है। क्षमता भाग्य नहीं है, सबको बराबर क्षमता मिली होती है। उस क्षमता का उपयोग शिक्षक कैसे करता है, आपका बच्चा कैसे करता है, कोई भी व्यक्ति कैसे करता है, तो ये वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये आपका भी गलत हो गया। उसी के साथ प्रत्येक बच्चे अपने विभिन्न 8 विभिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए, देखिए सभी बुद्धियां विकसित हो। हार्वर्ड गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धियों का आपका सिद्धांत दिया था। तो ये आपका ये भी गलत है कि आपको एक 8 विभिन्न तरीकों से पढ़ाओगे कि सभी बुद्धियां विकसित हो रही हैं। सारी बुद्धियां विकसित नहीं होती है बच्चे की, कुछ ही बुद्धियां आपकी विकसित, कुछ पॉजिटिव ज़्यादा होती हैं, कुछ में कुछ कम होती हैं। तो आपको सभी बुद्धियां एक साथ आप विकसित नहीं कर सकते, तो ये भी गलत है। परंतु दूसरा कहता है, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों की एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। अगर ये बिल्कुल सही है, एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारी हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत की वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, जीन पियाजे इसे अकेंद्रिक भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के निजी भाषा के अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। दूसरा है, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अनुनय क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन। तीसरा ऑप्शन है, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। और चौथा है, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के विचारों की अकेंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। देखिए, जीन पियाजे हमेशा जीन पियाजे ने को कहा है, आपका मानसिक क्रिया की बात की है, तो ये आपका ये गलत है दूसरा ऑप्शन, क्योंकि जीन पियाजे ने सामाजिक पक्ष को बहुत कम महत्वपूर्ण दिया है, कम वो दी है, तो ये तो हमेशा हमेशा निगेटिव होगा। और अपनी माँ के अनुकरण के रूप में भी अगर बच्चा हो सकता है, मगर लेव वाइगोत्स्की का समाज के रूप में कहेंगे तो ये गलत है। और जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की की व्याख्या बच्चों के अकेंद्रित के रूप में, जीन पियाजे तो अकेंद्रित करेंगे, मगर जो लेव वाइगोत्स्की उनकी जो व्याख्या निजी भाषाओं के रूप में करेंगे तो ये गलत है। तो जो पहला ऑप्शन कहता है जीन पियाजे इसे अकेंद्रित भाषा कहेंगे, बिल्कुल जीन पियाजे इसे अकेंद्रित भाषा ही कहते हैं, तो ये सही है यहाँ तक। दूसरा, लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के निजी भाषा में अपनी क्रिया को नियमित करने के प्रयासों में करेंगे। हाँ बिल्कुल, लेव वाइगोत्स्की कहते हैं अगर आप बच्चा अपने आप से बात करता है, अपनी क्रियाओं को वो आपको नियमित करने के लिए उपयोग करेगा, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, लिंग है एक सामाजिक संरचना, सहज गुणन सामाजिक संरचना और चौथा है जैविक सत्ता। आपको पता ही है लिंग एक सामाजिक संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? पहला, मानवीकृत परीक्षण। दूसरा, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न। तीसरा है बहुपूर्वक बहुविकल्पीय प्रश्नों के प्रकार। और चौथा है सहयोगी प्रोजेक्ट। आपका मानवीकृत परीक्षण में ही केवल आप देंगे तो ये गलत है। प्रत्यास्मरण मतलब स्मरण करने पे आप देंगे, रटने में बल देंगे, ये तो गलत होगा। बहुविकल्पीय प्रश्न आपका क्लोज एंडेड आते हैं, ये आपके सारे चिंतन पर होते हैं, तो ये तो हमेशा निगेटिव होते हैं। परंतु जो लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चा जितना आपके सामाजिक अनुनय क्रिया करेगा, बच्चा उतना सीखेगा। और जो सहगामी प्रोजेक्ट होंगे वो इसी प्रकार के होंगे कि आपकी जो सहयोग से एक दूसरे का बच्चा एक दूसरे का सहयोग लेगा, उसमें सामाजिक संरचना का जो है अधिक प्रभाव बढ़ेगा। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि पहला, बच्चों को उनके अंक के आधार पर अलग करके उन्हें नामित करना। दूसरा, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। तीसरा, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। और चौथा, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीकों को, आपके जो तरीके हों वो मानक हों। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि देखो, आपके कठोर नियमों का आपको लागू करना हमेशा नेगेटिव में आता है। अंकों के आधार पर नामित करना उसे हमेशा गलत होगा, क्योंकि बच्चे कुछ जो पॉजिटिव बच्चे होंगे अपने आप को ज़्यादा अच्छे बच्चे महसूस करेंगे, और जो कम कम अंग होंगे वो अपने आप को हीन समझेंगे, तो ये भी आपका गलत होगा। और आंकड़े समान और आपके समान और मानक तरीके हों सभी के लिए,
तो ये भी गलत हो, क्योंकि जो कुछ बच्चे होते हैं प्रभावशाली बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, और कुछ कम प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, तो सबको आप एक तरीके से नहीं माप सकते, तो ये भी गलत होगा। परंतु जो दूसरा बच्चा बच्चों से बातचीत करे और उनके जो दृष्टिकोण है उसे महत्व दें, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आकलन उद्देश्य होता है यदि पहला, इससे विद्यार्थियों शिक्षण की प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, दूसरा यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, तीसरा विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, और चौथा ऑप्शन इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। तो देख लीजिए, सबसे पहला वर्ष के एक में अंत में होना ये आपका गलत है, क्योंकि जो आपका आकलन होना चाहिए वो सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, मतलब लगातार मूल्यांकन होना चाहिए, तो ये भी आपका गलत है। और तुलनात्मक मूल्यांकन मैंने हमेशा बताया है निगेटिव होता है, ये भी गलत हो गया। भय और संचार होना भी आपका निगेटिव में है, तो ये भी गलत हो गया। परंतु जो आकलन क्या करता है, आपको शिक्षकों को प्रतिपुष्टि या फीडबैक देने का काम करता है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की जो भूमिका है अधिक न किए, दूसरा अनुमति परक, तीसरा है सुविधादाता, और चौथा है सत्तावादी। मैंने हमेशा आपको बताया है कि अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हमेशा एक बात का ध्यान रखने, किसी सीटेट को पास करने का आपका मूल मंत्र यही है कि बच्चा भगवान है और अध्यापक जो सुविधादाता है, तो इसमें यही बात की गई है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है मेरे एक मूल मंत्र से, तो ये इसमें सुविधादाता ही है आपका जो शिक्षक होता है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों की अधिगम का एकमात्र निर्धारक होती हैं, दूसरा के से साथ संबंधित नहीं की जानी चाहिए, तीसरा ऑप्शन पर प्रभाव नहीं छोड़ती हैं, और चौथा है पर प्रभाव महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। देखो, प्रभाव तो छोड़ती हैं तो ये आपका गलत हो गया, संबंधित होती हैं ये भी आपका गलत हो गया, क्योंकि संबंधित होती है इसमें नहीं कहा गया है, और एकमात्र निर्धारक नहीं हो सकती, तो ये भी आपका गलत है। कि जो सुझाते हैं कि विद्यार्थियों की जो अधिगम होती हैं अपेक्षाएं हैं वो महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, पहला है जिसमें अक्षमता ना हो उन्हें बच्चों के लिए हानिकारक है, दूसरा विद्यार्थियों पर भार पड़ेगा, तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थी शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, चौथा है एक काल्पनिक लक्ष्य है। देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे ऐसे जिनमें कुछ लर्निंग डिसएबिलिटीज होती हैं, मतलब अधिगम अक्षमताएं होती हैं, तो उन्हें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे बोला जाता है। तो ऐसे क्या करेगा, देखो उनमें अक्षमता ना हो ऐसे बच्चों के लिए हानिकारक, मतलब अगर उन्हें शामिल कर लोगे तो ऐसा ये तो गलत हो गया, क्योंकि अगर आप विशेष आवश्यकता आपकी जो आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009 बताता है, और उसमें महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि आपको एक ऐसे विद्यालय का निर्माण करना है जो नियमित विद्यालय और सभी प्रकार के बच्चे नियमित विद्यालय में पढ़े, जो आपके लर्निंग एबिलिटी वाले बच्चे भी हैं वो उसी प्रकार के विद्यालय में पढ़े, एक समावेशी शिक्षा का आपका उद्देश्य हो, जो विद्यालय का जो परिवेश हो वो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य हो। तो समावेशी विद्या शिक्षा यही कहता है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उन्हें भी नियमित विद्यालय में पढ़ाना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, अगर नियमित विद्यालय में पढ़ाना चाहिए उन्हें थोड़ी जो आपके जो उसी के साथ साथ कुछ टीचर को अपॉइंट कर दो, जिससे क्या बच्चे जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं उनमें उनमें जो सहयोग करें उनमें टीचर। तो ये किस प्रकार का अधिक विद्यालय में बाहर तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अगर थोड़ा बाहर अधिक पड़ेगा मगर अधिक नहीं पड़ेगा, क्योंकि उद्देश्य यही होना चाहिए कि हर किसी को एक राइट टू एजुकेशन 2009 यही बताए सबको शिक्षा का अधिकार है और नियमित विद्यालय में शिक्षा का अधिकार है, तो ये भी गलत होगा। और आपका एक काल्पनिक लक्ष्य नहीं है, क्योंकि आज का बहुत से विद्यालयों में ऐसा हो रहा है, और जो बहुत अच्छे आपका दृष्टिकोण है और एक अच्छा लक्ष्य है, तो ये भी गलत हो गया। तो जो आपका तीसरा ऑप्शन है शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा पढ़ने की अपेक्षा रखता है, हाँ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 विविध प्रकार की सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है, ये कथन है। सही है, क्योंकि बच्चे अपने अनेक शारीरिक के साथ अनेक कौशल सीखते हैं, दूसरा सही है क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है, तीसरा गलत है यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाती है, चौथा गलत है क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न करती है और वह स्वयं को अलग थलग महसूस करते हैं। देखो, जो भारत की जो कक्षाएं होती हैं उनमें जो बच्चे आते हैं वो विभिन्न पृष्ठभूमि से आते हैं, उनकी सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि होती है वो अलग अलग होती है,
और परंतु जो अलग अलग होने के साथ साथ जो अलग अलग पृष्ठभूमि होती है वो अन्य बच्चों के लिए आप एक तरह से सुविधा की आपका सुविधा को बढ़ाती है, ना कि दुविधा को बढ़ाती है। तो ये चौथा ऑप्शन तो आपका गलत है, ठीक है। और गलत होना तो आपका ये गलत है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन, इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है, नहीं श्रेणीबद्ध तो नहीं दिखाई देगी, ये भी आपका गलत है। परंतु ये सही है क्योंकि बच्चे अनेक साथियों के साथ अनेक कौशल सीखते हैं, क्योंकि जो बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, अलग अलग सामाजिक आपके पृष्ठभूमि से आते हैं, संस्कृति अलग होती है, तो बच्चे क्या होते हैं आपस में एक दूसरे से अन्य कौशल भी सीखते हैं। उसकी संस्कृति, जो अन्य एक बच्चा है वो अन्य दूसरे संस्कृति वाले बच्चों के संपर्क में आएगा तो उनकी संस्कृति को भी सीखेगा, तो उनके जो कौशल होंगे वो और अधिक ज्यादा प्रभावशाली रूप से सीखे आपके विकसित होंगे। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। सुनने में असमर्थ जो बच्चा होता है, पहला, केवल अकादमिक कक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरा, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। तीसरा, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शित नहीं कर सकेगा। और चौथा, श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के विद्यालय में भेजना चाहिए क्योंकि नियमित विद्यालय में नहीं। देखिए, सबसे पहला, केवल अकादमिक खाली व्यवसाय शिक्षा, मतलब उसे आप केवल आपको नौकरी पर आप केवल व्यवसाय शिक्षा दें जिससे वह नौकरी कर ले, उसका जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, तो आपका ये गलत है। नियमित विद्यालय में जिसे प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, ये भी आपका गलत है। और श्रवण अक्षमता वाले उसमें विद्यालय भेजे नहीं रखे विद्यालय। आपकी समावेशी शिक्षा, जिसका आपका उद्देश्य है RTE 2009 हमेशा वो बताती है कि अगर उस विद्यालय में जो बच्चा है जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, तो यानी इसी के प्रकार जो सुनने में असमर्थ बच्चा होता है, उन्हें भी नियमित विद्यालय में भेजना चाहिए और उसके साथ साथ उन्हें उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराने चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपने हमारे ज्ञान मंदिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे ज्ञान मंदिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। धन्यवाद।